चलिए, तो आज का क्लास का हेडिंग दीजिएगा आप लोग लाइट के बारे में। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाइट किसे कहा जाएगा। आप लोग का ऑन स्टूडेंट डिमांड में ये वाला हम टॉपिक लेकर के आए, क्योंकि कमेंट आया था कि सर लाइट का करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अच्छा रहता। तो यहाँ से हम लोग लेकर के आए लाइट के बारे में। आहिस्ते आहिस्ते आप लोग जैसे जैसे कमेंट कीजिएगा तो वैसे वैसे हम लोग कोशिश करेंगे वीडियोज़ को अपलोड करने का। लाइट में बेसिकली हम लोग को लाइट का अलग अलग फिनोमेना के बारे में पढ़ना है हम लोग को। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला फिनोमेना आपको पढ़ाएंगे वो होगा मेरा रिफ्लेक्शन। किसको बोला जाएगा रिफ्लेक्शन? तो याद रखिएगा लाइट का बाउंस होना। लाइट आएगा, टकरा करके चला जाएगा, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। दो तरह का मिरर होता है, एक को बोला जाता है कॉन्वेक्स और एक को बोला जाता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स और एक को क्या बोला जाएगा? कॉनकेव बोला जाएगा। हम ये वाला भी ऐसे ही बना रहे हैं, मान लीजिए। अब कैसे हम पकड़ेंगे कौन सा मेरा कॉनकेव है कौन सा मेरा कॉन्वेक्स है? अगर मान लीजिए पॉलिश अंदर की तरफ किया हुआ रहेगा तब इसी को क्या बोला जाएगा? कॉन्वेक्स बोला जाएगा। और अगर पॉलिश बाहर की तरफ किया हुआ रहेगा तब उसे क्या बोला जाएगा? कॉनकेव बोलेगा। तो अगर पॉलिश अंदर है, रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। पॉलिश बाहर है, रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है तब वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव कहलाएगा। अब यहाँ पर हम एक लाइन को अज्यूम कर ले रहे हैं, ऐसा सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, हम उसको लेकर के बस समझा रहे हैं आप लोग का। एक इमेजिनरी लाइन को हम अज्यूम कर ले तब इसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाएगा? आपका प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? आपका पोल बोला जाएगा। अब ध्यान से सोच के देखिए, ये कर्व हिस्सा का अगर हम एक सर्कल बना दे तो मोर और लेस मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर उसका क्या आएगा? आपका सेंटर आएगा। और इसी को क्या बोला जाएगा आपका? तो याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होगा इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस, या फिर इसे क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ROC हम लिख रहे, रेडियस, या फिर क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। पोल और सेंटर के ठीक बीच में एक पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा? आपका फोकस। और फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होगा उसे क्या बोला जाएगा? आपका फोकल लेंथ। तो क्या बोला हमने आपको? मेरे पास एक कनकेव मिरर है, उसमें से एक इमेजिनरी लाइन जो जाएगा उसका नाम हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। जिस इस जो रीजन है कर्व, इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर उसका सेंटर आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहा है मिरर को, जो मिड पॉइंट ऑफ मिरर बोलेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। पोल और सेंटर के ठीक बीच में एक पॉइंट होगा जिसको फोकस बोलेंगे। फोकस से लेके पोल तक का दूरी को हम क्या बोलेंगे? आप लोगों का फोकल लेंथ बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने कॉपी कर लिया होगा आपका। देखिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग इमेज को अलग अलग जगह पे रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखेंगे तो इमेज मेरा कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, वो थोड़ा सा आप लोग सिर्फ याद करने वाला पोर्शन, तो हम कुछ समझा रहे नहीं हैं यहाँ पर, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो हमें समझाने वाला पार्ट है वो होगा मेरा R = 2F। एग्जाम में ये वाला 2017 में शायद पूछा गया था बोर्ड्स एग्जाम में कि बताइए R = 2F को प्रूफ करके। तो देखिए, हम मान ले रहे हैं मेरे पास एक क्या रहेगा? आपका कनकेव मिरर, मान लीजिए बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट मान लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, टकरा करके वो याद रखिएगा हमेशा फोकस से जाता है। जब कभी भी कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा हमेशा वो फोकस से जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम हमको समझ में आ गया, क्या रहेगा? फोकस। ये वाले का नाम हो जाएगा पोल। जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पर यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा? आपका सेंटर बन जाएगा। यहाँ से एक लाइन अगर हम अज्यूम कर ले, इसी लाइन को क्या बोला जाएगा? याद रखिएगा, उसको नॉर्मल बोला जाता है। जिस एंगल से लाइट आता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से लाइट जाता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया। अब ध्यान से मेरे बात समझिएगा, इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा? तो बीच में मेरा B है, इधर A है, इधर मेरा C है, तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? ABC। और इधर वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? आपका CBF। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा? तो हमको पता है देयरफॉर ने सिंस, क्योंकि जो एंगल I होगा वो किसके बराबर होगा? मेरा एंगल R का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है आपका जितना एंगल्स पे लाइट आएगा उतना ही एंगल्स पे वो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। और इन्हीं दोनों को हम मान ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? मेरा थीटा। तो ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा मेरे लिए? थीटा। अब ध्यान से समझिएगा इस वाले स्ट्रक्चर को, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लेकर के ऐसा, तो ये A, ये B और ये वाला ऐसा। देखिए, ये वाला कितना बन रहा है? थीटा। तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी कितना बन जाएगा? मेरा थीटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर का नाम क्या हो जाएगा? A B C।
तो ए वाले का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। इधर वाले का, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, तो बी सी। और यहाँ पर क्या है मेरा एफ, तो यहाँ का नाम हो जाएगा बी सी एफ। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला भी कितना होगा मेरे लिए, थीटा। इसका पीछे का रीजन क्या बोलेंगे, सिंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लोग कौन है मेरा, ऑल्टरनेट एंगल है, इसी के लिए दोनों क्या हो जाएगा मेरा, बराबर हो जाएगा। अब समझिएगा, इन ट्रायंगल BCF, ट्रायंगल BCF के बारे में हम बात करें, एक एक करके पॉइंट को समझिएगा। BCF वाला ट्रायंगल कौन सा रहेगा मेरा, BCF। ध्यान से देखिए, तो ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। कभी भी दो एंगल आपका एक ट्रायंगल का बराबर होगा, उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर दो एंगल बराबर है तो उसका दो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो ये वाला साइड का नाम क्या है, FC, ये वाला साइड का नाम क्या है, BF। तो हमको इतना क्लियर समझ में आ गया, FC किसके बराबर हो जा रहा है, आपका BF के बराबर हो रहा है। क्यों, तो याद रखिएगा, सिंस ट्रायंगल BCF जो है मेरा, BCF जो है मेरा इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल रहेगा मेरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा। इसी के लिए ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करते हैं मेरा बात क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला इक्वल, अब इसको हम मान ले रहे इक्वेशन 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हम एक अजम्पशन ले रहे, एज द रेज आर पैरा एक्सियल। एज द रेज आर पैरा एक्सियल का मतलब क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, किसको बोला जाएगा, पैरा एक्सियल। अगर ये जो लाइट यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, इसको हमने एकदम बिल्कुल इसका करीब में कर दिया, तो देखिए ये जो बी पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ये लाइट जैसे ही नीचे आएगा, कहीं पर इस जगह पर मेरा बी पॉइंट बनेगा, जस्ट पी के ऊपर वाला। तो उससे क्या होगा, ये जो पी से लेकर के एफ तक का दूरी है, वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका बी से लेकर के एफ तक का दूरी, क्योंकि दोनों बिल्कुल करीब हो चुका है। तो यहाँ पर अगर बी है तो दोनों का दूरी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एज द रेज आर पैरा एक्सियल, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरा पीएफ बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा बीएफ के बराबर हो जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब ध्यान से समझिएगा, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए पीसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पीएफ प्लस एफसी। आप बोलिएगा क्यों नहीं लिख सकते, क्या ऑब्वियस सी बात है, टोटल मेरा पीसी है तो उसको हम तोड़ करके लिख दिया। अब देखिए, क्या एफसी की जगह पे हम बीएफ लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एफसी की जगह पे बीएफ लिख सकते हैं। पीएफ अपनी जगह पे, एफसी की जगह पे क्या लिख देंगे हम, आपका बीएफ लिख देंगे। आपका बीएफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीएफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पीएफ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेरा पीएफ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 2pf हो जाएगा। अब ध्यान से इन दोनों का शक्ल देखिए, पीसी मिरर से लेकर के सेंटर तक का दूरी, थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था, मिरर से लेकर सेंटर तक का दूरी को रेडियस बोला जाता है। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इज इक्वल्स टू 2। पीएफ का मतलब पोल और फोकस का बीच का दूरी, इसको शायद फोकल लेंथ बोला जाता है। तो यहाँ से हमको क्लियर समझ में आ गया, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा 2f। यही चीज़ है जो आपको प्रूफ करने के लिए देता है। जल्दी से पॉज करके कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग का। देखिए, इसके बाद अगला हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन, मिरर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो हमने अब तक क्लियर समझ लिया, दो तरह का मेरे पास मिरर है। हम लोग अब समझा रहे क्या आप लोगों को, एप्लीकेशन ऑफ मिरर के बारे में। याद रखिएगा, दो तरह का मेरा मिरर होता है। एक को बोला जाता है कॉनकेव। कॉनकेव का इस्तेमाल आप कहाँ होते हुए देखिएगा, तो याद रखिएगा, कभी भी लाइट को कन्वर्ज करना होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना होगा, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव का। इसके अलावा और कहाँ पर इस्तेमाल होगा मेरा कॉनकेव मिरर का, तो याद रखिएगा, जब कभी भी लाइट को हमें कन्वर्ज और इमेज को डिमिनिश करना होगा, एकदम छोटा करना होगा, तब इन दो जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका कॉनकेव का। और कॉन्वेक्स के बारे में अगर पूछ ले तो जस्ट इसका उल्टा, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट में ला रहा है। अगर लाइट को हमको फैलाना होगा तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डाइवर्ज का इस्तेमाल करेंगे। और डिमिनिश का मतलब छोटा बनाना, और कॉन्वेक्स क्या करता है, चीज़ों को बड़ा बनाता, तो ये क्या करेगा, मैग्नीफाइड करना। अच्छा, एक छोटा सा गलती होगी यहाँ पर, यहाँ डिमिनिश नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका मैग्नीफाइड हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर चीज़ों को ये क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, ये चीज़ों को क्या कर देगा, आपका छोटा कर देगा। डिमिनिश ये चीज़ों को क्या कर देता है, मेरे लिए छोटा कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या तो इमेज को हमको क्या करना हो, छोटा करना हो, या इमेज को आप लोग, या फिर लाइट को डाइवर्ज करना हो, फैलाना हो, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स का। कॉनकेव का कब इस्तेमाल करेंगे, जब चीज़ों को कन्वर्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाना हो, या फिर चीज़ों को क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। जैसे कि लाइट को हम कब एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाते हैं, जैसे कि हेडलाइट हो गया मेरा,
हेडलाइट के अलावा टॉर्च हो गया मेरा, टॉर्च या फिर हेडलाइट ऑन करेंगे तो लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर के गिरता है आपका। मैग्नीफाइड जब करना होगा तो याद रखिएगा शेविंग मिरर हो गया आपका, या नहीं तो डेंटिस्ट मिरर हो गया आपका। इन सब जगह पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, हेडलाइट और टॉर्च यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का कॉन्वेक्स है ना, हाँ यहाँ पे ठीक है। हाँ तो ये वाला इस्तेमाल कहाँ पर होगा, आपका स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल होगा। या फिर रियर व्यू मिरर, आपने देखा होगा गाड़ी के साइड में मिरर्स लगे हुए होते, वो मिरर्स का काम क्या, पूरा पीछे का इमेज आपके वो उस मिरर में आ जाता है। तो क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर, पूरा रास्ते को छोटा करके मेरे सामने प्रेजेंट कर देता है। तो चीज़ों को छोटा करना हो या लाइट को आपका फैलाना हो, कॉन्वेक्स इस्तेमाल कर लो। चीज़ों को बड़ा करना हो या लाइट को एक जगह समेटना हो, कॉनकेव का इस्तेमाल कर लो। यहाँ तक का जो बात था वो था मेरा रिफ्लेक्शन को लेकर के। अब हम बात करते हैं आप लोगों का रिफ्रैक्शन को लेकर के। ध्यान से समझिएगा, रिफ्रैक्शन किसको बोला जाएगा आप लोग का, रिफ्रैक्शन। देखिए एकदम सिंपल हमको बोलिएगा, आप समझा दिए रिफ्रैक्शन किसको बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब अपने रास्ते से बेंड कर जा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। मान लीजिए ये वाला मेरा मीडियम ऑफ सेपरेशन है, ये वाला कोई मेरा एक मीडियम 1 है, ये वाले को हमने मान लिया मीडियम 2 है, ये वाला नॉर्मल है। मान लीजिए यहाँ से लाइट आपका ट्रैवल करके आया है यहाँ तक, वो यहाँ से जाने के बजाय थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, इसी लाइट के मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ से लाइट आ रहा था वो यहाँ से चला जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। लाइट का बेंट हो जाना आपका। अब ध्यान से समझिएगा, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। ये जो लिखा हमने इसका नाम क्या होगा आपका, इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या होगा आपका, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है इसका नाम क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्मल हो जाएगा। तो लाइट होगा क्या, जब कभी भी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा तो वो अपने रास्ते से बेंड कर जाएगा, और यही बेंडिंग को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ अज्यूम किया है, याद रखिएगा ये वाला कैसा मीडियम होगा, मेरा रेरर मीडियम होगा। ये वाला कैसा मीडियम होगा, मेरा डेंसर मीडियम होगा। तो लाइट कभी भी रेरर, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है, वैसा वाला मीडियम से जहाँ पर मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक है वैसा वाला मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से ट्रैवल करके जा रहा है तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल से दूर चला जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रेरर से अगर डेंसर में आया, नॉर्मल के करीब, डेंसर से रेरर में गया तो नॉर्मल से कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। अब समझिएगा, इसको बोला जाएगा आई। आई का मतलब आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, आर। आर का मतलब रिफ्लेक्शन था वहाँ पर, लेकिन यहाँ तो हेडिंग चेंज हो गया, तो याद रखिएगा इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाएगा आप लोग का। वहाँ पर दोनों बराबर था, जितना एंगल से लाइट आ रहा था उतने ही एंगल से लाइट जाएगा। यहाँ पर ये बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात हम देख रहे हैं लाइट ये एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, और यहाँ से वहाँ जाएगा तो एंगल क्या हो जा रहा है आपका, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। देखिए एंगल क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ये वाला मेरा इंसिडेंस है। तो याद रखिएगा आई और आर बराबर कब होगा, रिफ्लेक्शन के केस में। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होता, या तो कुछ बड़ा होगा या तो कुछ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब हम लोग यहाँ से समझा रहे हैं आपका इसका लॉ। देखिए आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में बोलता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लिख के दिखाइएगा। देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, आप ध्यान से समझिएगा, एक बार में याद हो जाएगा आपका। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल। कौन सा तीनों का नाम हमने लिया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ये सब कहाँ रहेगा, एक प्लेन पे रहेगा आप लोग का। ये मेरा फर्स्ट लॉ बोलता है आप लोग का। तो जैसे कि मान लीजिए लाइट यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है आपका, ये वाला मान लीजिए मेरा इंसिडेंट रे है, ये वाला मेरा रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, नॉर्मल। तो ये क्या होगा, ये तो नॉर्मल के करीब बेंड हो जाएगा, ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा या फिर अंदर आ जाएगा प्लेन का, तो हमेशा वो प्लेन पे रहेगा, नॉर्मल के करीब आएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। ये हुआ समझने वाला बात। लिखने वाला बात क्या, बोर्ड्स एग्जाम में आप क्या लिखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों का तीनों कहाँ रहेगा, मेरा सेम प्लेन पे रहेगा। फर्स्ट लॉ एकदम क्लियर है आपके लिए। सेकंड लॉ समझिए, म्यू साइन आई बाई साइन आर क्या रहेगा आपका, म्यू के बराबर होगा। म्यू किसको बोला जाएगा, तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स को बोला जाएगा आपका म्यू। तो यहाँ तक क्लियर समझिएगा। म्यू बेसिकली समझ लीजिए एक तरह का कांस्टेंट को बोला जाएगा। तो एक्चुअली सेकंड लॉ बोलता है क्या, साइन आई बाई साइन आर क्या रहेगा, एक कांस्टेंट के बराबर रहेगा, और वो कांस्टेंट ही को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको रिप्रेजेंट किसकी मदद से किया जाता है, तो म्यू की मदद से किया जाता है। ये हुआ सेकंड लॉ। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, यही सेकंड लॉ को याद रखिएगा स्नेल्स लॉ भी कभी कभी बोला जाएगा। फर्स्ट लॉ का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि हाँ फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलेंगे कुछ अलग नाम से। फर्स्ट लॉ मतलब वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंडर में आएगा, लेकिन सेकंड लॉ के बारे में बात करें तो उसे कभी कभी स्नेल्स लॉ भी बोल करके एग्जाम में पूछ लेते, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमको अपना दूसरा फॉर्मूला मिला, याद कीजिए पहला फॉर्मूला कहाँ पर मिला था, R इज इक्वल टू 2F, थोड़ा देर पहले हमने कराया था। सेकंड फॉर्मूला मेरे पास ये देखिए, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन V होता है मेरा। म्यू वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C लाइट होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है जो वैक्यूम या फिर एयर में देखने को मिलेगा, और इसका वैल्यू कितना रहता है, याद रखिएगा 3 × 10⁸ रहेगा। और ये वाला किसी भी मीडियम के लिए डिफाइन होगा, कोई भी मीडियम हो सकता है आपका, उसके लिए ये वाला डिफाइन होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो म्यू का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, C अपॉन V, जहाँ पर C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम में, और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, आपका ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, हनी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। ये हुआ उसके बाद का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई लैम्डा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लैम्डा ए, मतलब लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ दे देगा, नीचे वाला वेवलेंथ पूछ लेगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं मीडियम एम के लिए, तो एयर के लिए दे देगा तो हो सकता है आपका मीडियम का पूछ ले, मीडियम के लिए दे देगा तो हो सकता है एयर के लिए आपको पूछ ले। ये वाला आप लोग का फिक्स नहीं करता, तकरीबन कहता है 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास देता है, लेकिन ये वाला डेटा आप याद रखिएगा फिक्स रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा आपका। तो ये वो कुछ और फॉर्मूला है जो हमको यहाँ तक मिला आप लोग का। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने इसको लिख लिया होगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं आपका। देखिए, इसके बाद का कहानी हमको क्या समझने की ज़रूरत है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है बेसिकली हम लोग का प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये रहा मेरा प्रिज्म कुछ इस तरह का मेरा मटेरियल रहता है, किसको हम बोलेंगे मेरा प्रिज्म, तो याद रखिएगा एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर लाइट अगर हम ट्रैवल करके देंगे तो वो क्या हो सकता है आपका, बेंड कर सकता है। लाइट बेसिकली बेंड तो नहीं करेगा, टूट जाएगा, वो खैर हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरह के मटेरियल को क्या बोला जाएगा, प्रिज्म बोला जाएगा आप लोग का। इसके बारे में समझने की क्या ज़रूरत है, हम 2 मिनट का टाइम लेंगे, मेरे पास प्रिज्म निकाल करके लेकर आ रहे। देखिए, ये होता है एक्चुअल प्रिज्म आपका, इस तरह से आपका प्रिज्म दिखेगा। आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, बताइए इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस कितना रहेगा और ट्रायंगुलर सरफेस कितना रहेगा। ध्यान से आप मेरी बातों को ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए तो दिख रहा है वाला, ठीक है। देखिए, इसमें आपसे पूछेगा ट्रायंगुलर सरफेस कितना है, तो देखिए एक ट्रायंगल क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पर बन रहा है आपका, और एक ट्रायंगल जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा। तो याद रखिएगा 2 क्या होगा इसमें आपका ट्रायंगुलर सरफेस रहेगा। अब देखिए, रेक्टेंगुलर सरफेस अगर पूछेगा तो देखिए एक आपके सामने में रेक्टेंगल बन रहा है आपका, हम एक बार इसको फ्लिप कर रहे हैं आपका। देखिए, एक बार यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है मेरा, एक और बार हम फ्लिप कर रहे हैं आपका, एक बार यहाँ पर रेक्टेंगुलर बन रहा है। सामने से अगर हम दिखाएं तो क्या समझ में आ रहा है, देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ, एक जस्ट इसके पीछे रहेगा, ऐसे करके कुछ आपका एक रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है आपका, एक रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है आपका, एक रेक्टेंगल नीचे बन रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे प्रिज्म का, तो प्रिज्म में हमको क्या समझ में आया, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस रहेगा, दायां बायां नीचे, और ट्रायंगुलर सरफेस कितना रहेगा, 2 रहेगा, एक सामने रहेगा एक पीछे रहेगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो याद रखिएगा ट्रायंगुलर सरफेस कितना रहेगा आपका, 2 रहेगा, आगे ठीक पीछे, और रेक्टेंगुलर सरफेस कितना रहेगा आपका, 3 रहेगा, एक दायां वाला, एक बायां वाला और एक नीचे वाला रहेगा। इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा हमारे आप चैनल में जाकर के विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट वाला जो वीडियो हमने डाला था वो ही प्रिज्म का डेरिवेशन कर डाला, तो दोबारा करा करके हम आपको टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, एक बार वहाँ जाकर के आप विजिट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वाला कमेंट को हम डाल दें, उसका चैनल का हम क्या डाल देंगे लिंक, तो वहाँ से आप लोग उसे गो थ्रू एक बार कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चल रहे लेंस को लेकर के। देखिए, लेंस भी 2 तरह का होता है, एक को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस और एक को बोला जाएगा कॉनकेव लेंस। ये वाला हो जाएगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस और इसको क्या बोला जाएगा मेरा कॉनकेव लेंस। ध्यान से आप समझिएगा, ये तो हो गया। इसके अलावा कभी कभी पूछेगा कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे आपका,
कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे आपका। वहीं पर अगर हम कॉनकेव के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कॉनकेव को क्या बोला जाएगा आपका, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाएगा। अब क्यों ऐसा बोला जाएगा ध्यान से समझिएगा, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है आपका, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं आपका, स्प्लिट कर दें अगर, सिमिलरली इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं आपका, स्प्लिट कर दे रहे हैं। देखिए जो वो वाला वीडियो था हमारा, वहाँ पर आप देखिएगा कि प्रिज्म जो होगा उस पर लाइट अगर हम दे मारे तो वो कहाँ पर मुड़ जाता है, हमेशा प्रिज्म के बेस के नीचे मुड़ जाता है आपका। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप प्रिज्म को ऐसे रखिएगा तो लाइट आने से लाइट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रिज्म सीधा हो रहा आपका या फिर प्रिज्म आपका उल्टा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इसमें लाइट एंटर करेगा तो उसका बेस की तरफ वो मुड़ जाएगा आपका। तो इस तरह से। दूसरा बात याद रखिएगा, प्रिज्म पूरा हो या प्रिज्म आधा हो, ऊपर का हम हटा दे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर हाल में लाइट आपका कहाँ पर बेंड करेगा उसका बेस की तरफ। ध्यान सब दिखिएगा। देखिए ये वाला मेरा प्रिज्म, हम सबसे सीधा लाइट ला रहे हैं आपका, ये वाला मेरा प्रिज्म है। अच्छा पहले ये वाला थर्ड वाला के बारे में हम बात करें। देखिए थर्ड वाला रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लाइट कभी भी मुड़ेगा नहीं, वो हमेशा क्या हो जाएगा आपका, सीधा पास कर जाएगा। देखिए ये वाले को देखिए सेकंड वाले में, तो इसमें क्या हो रहा है, हाफ प्रिज्म बन रहा है, लेकिन बेस तो नीचे है, तो लाइट कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा आपका। ऊपर वाले में बात करें तो वो भी प्रिज्म है, बेस कहाँ पर, नीचे है, तो लाइट कहाँ चला जाएगा, यहाँ से आपका नीचे चला जाएगा। फोर्थ वाले के बारे में बात करें तो देखिए हाफ प्रिज्म है, बेस कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, तो लाइट यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले की बात करेंगे तो बेस कहाँ पर, ऊपर है, तो लाइट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो लाइट को ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में लेकर आ रहा है, इसी के लिए से क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाएगा। वहीं पर अगर हम इसमें ट्राई करें तो देखिए ये वाला स्ट्रेट चला जाएगा, यहाँ से आने पे बेस नीचे है तो लाइट यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आने बेस ऊपर है तो लाइट कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये लाइट को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, इसी के लिए कॉनकेव को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग बोला जाएगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले जब हमको मिरर पढ़ा रहे थे तब वहाँ कॉन्वेक्स में क्या आया था, डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा आपका, कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर क्या होता है आप लोग का वहाँ पर, कन्वर्जिंग, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, डाइवर्जिंग रहेगा। इस चीज़ को कभी कभी याद रखिएगा, ये वाला आपको बोल देता है क्यों उसको कॉनकेव बोला जाएगा, क्यों उसको कॉन्वेक्स बोला जाएगा, क्यों वो कन्वर्जिंग है, क्यों वो डाइवर्जिंग है। तो इस तरह से चीज़ों को पूछेगा। इसके बाद कभी कभी आंखों की बीमारियों के बारे में पूछ लेता आपका। तो दो तरह का बीमारी बहुत फेमस बीमारी है, एक को बोला जाएगा लॉन्ग साइटेडनेस और एक को बोला जाएगा शॉर्ट साइटेडनेस। या फिर आपने लाइफ साइंस में पढ़ा ही होगा, इस बीमारी को आप लोग का बोला जाता है मायोपिया और इसको क्या बोला जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। एकदम आसान कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का ठीक दिखिएगा, सामने देखने में परेशानी, उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस। हमने क्या बोला, डिस्टेंट, नियर। लॉन्ग साइटेडनेस में दूर हमको ठीक दिखेगा, सामने हमको नहीं दिखेगा, इसी बीमारी को क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस जस्ट इसका उल्टा होगा, सामने मेरा ठीक दिखेगा, दूर का हमको नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों का बीमारी को समझेंगे। अब इस बीमारी को ठीक कैसे करेंगे, इसका क्योर क्या होगा आपका, तो याद रखिएगा अगर किसी को लॉन्ग साइटेडनेस है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव लेंस को, और यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका कॉन्वेक्स लेंस को। जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो हमें समझना है वो है मेरा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का बेसिक एकदम मतलब क्या है, तो याद रखिएगा लाइट का टूट जाना। लाइट को अगर आप प्रिज्म जैसे मटेरियल से पास कीजिएगा तो वो प्रिज्म जैसे मटेरियल से पास होते ही वो क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, और इसी टूटने के फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला है मेरा प्रिज्म, यहाँ से जैसे ही लाइट को हम पास करेंगे, अच्छा कौन सा लाइट यहाँ ट्रैवल करके जा रहा है, तो याद रखिएगा वाइट लाइट जा रहा है। तो जैसे ही हम वाइट लाइट को यहाँ पर पास करेंगे तो वाइट लाइट में आपको पता है 7 डिफरेंट कलर होता है जिसको क्या बोला जाता है, विबग्योर। नाम तो आपको पता ही होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे ही हम पास करेंगे ये वाला क्या होगा, आपका टूट जाएगा अलग अलग कलर्स में। अच्छा ऐसे तो 7 कलर में टूटेगा, लेकिन हम 7 लाइन से यहाँ नहीं बना रहे, बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा, इसी के लिए हमने बस 2 बनाया, एक एक्सट्रीम टॉप पर और एक एक्सट्रीम बॉटम पे। जो
सबसे ऊपर बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, रेड, और जो सबसे ज़्यादा नीचे बनेगा वो क्या हो जाएगा, वायलेट। क्यों ऐसा, तो याद रखिएगा रेड का स्पीड क्या होता है, रेड का वेवलेंथ क्या होता है ज़्यादा, और वायोलेट का स्पीड या फिर वायोलेट का वेवलेंथ क्या होता है, कम। तो क्लियरली मेरा बात आप लोगों को समझ में आया। जैसे ही हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे, प्रिज्म उसको 7 अलग अलग कलर्स में, 7 अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ देगा। सबसे नीचे कौन आएगा, वायलेट, और सबसे ऊपर कौन आएगा, रेड। इसका कभी कभी ये पूछ लेता आपसे कि बताइए सबसे ज़्यादा अपने रास्ते से कौन डेविएट कर दिया, मोस्ट डेविएटेड लाइट कौन सा होगा, तो वायलेट होगा। क्यों उसका, क्योंकि उसका स्पीड स्लो रहेगा। और अगर आप आपसे पूछ ले लीस्ट डेविएटेड लाइट कौन सा रहेगा, तो रेड रहेगा। अब हमने आपको यहाँ से याद करा के भेजा, सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करेगा आपका, तो वायलेट। सबसे कम कौन डेविएट करेगा, तो रेड। आपको एग्जाम में बोला सबसे कम कौन डेविएट करेगा, ऑप्शन में रेड नहीं दिख रहा है, तो रेड नहीं दिखेगा तो ऑरेंज को ढूंढिएगा, ऑरेंज नहीं रहेगा तो येलो को ढूंढिएगा, एंड सो ऑन पीछे आएगा। फिर हमने बोला सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करेगा, वायलेट। अब मान लीजिए एग्जाम में वायलेट नहीं मिल रहा तो इंडिगो दिखेगा। हो सकता है ऑप्शन में जो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन करेगा आपका, तो वायलेट नहीं तो इंडिगो होगा, इंडिगो नहीं तो ब्लू होगा, ब्लू नहीं तो ग्रीन, ऐसे करके आपको सवाल देगा। तो इन जनरल अगर आपसे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, तब याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कौन मुड़ेगा, वायलेट, क्योंकि उसका स्पीड कम है, उसका वेवलेंथ कम है। और सबसे कम कौन मुड़ेगा, तो रेड हो जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड क्या रहेगा, ज़्यादा। और कुछ बोलेगा तो उससे फ्लक्चुएट अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, डिस्पर्जन होता क्यों है ये वाला फिनोमेना, डिस्पर्जन क्या है, लाइट का टूट जाना। क्यों होता है आपका, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट का जो कलर्स का स्पीड होता है वो भी क्या रहता है, अलग होता है। तो जैसे ही मीडियम आपका चेंज करेगा, लाइट भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। फिर से सुनिए हमने क्या बोला आपको, अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड भी क्या रहेगा, अलग अलग कलर्स का लाइट का स्पीड भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो वाइट लाइट एक दूसरे से क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि रेड का अलग स्पीड होता है, वायलेट का अलग स्पीड होता है। इसी के लिए क्या हो जाएगा, आप लोगों का टूट जाएगा, और इसी टूटने के फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आपका डिस्पर्जन बोलेंगे। इसके बाद आता है, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके बाद आता है हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ कलर। कलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए ध्यान से आप समझिए कलर्स के बारे में। जैसे कि कोई भी चीज़ है वो उस कलर का क्यों दिखता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे एग्जाम में, मान लीजिए ये वाला एक सरफेस है, हम बोल रहे हैं ये वाला कलर में, इसमें जैसे ही आपका वाइट लाइट आ रहा है, जैसे ही इसमें क्या होगा, आपका वाइट लाइट आएगा, ये कलर क्या करेगा, मान लीजिए वायलेट को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, इंडिगो को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लू को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, येलो को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ऑरेंज को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, रेड को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। किसको उसने ऑब्जॉर्ब नहीं किया, तो विबग्योर जी को ऑब्जॉर्ब नहीं किया। तो जिस कलर का वो लाइट को नहीं ऑब्जॉर्ब करेगा वही कलर का हमें क्या होगा, वो समान देखने को मिलेगा। आया मेरी बात क्लियर समझ में। हमने क्या बोला, जब कभी भी आप अपने आसपास कोई सा भी कलर को देख रहे हैं, वो कलर उस कलर का क्यों दिख रहा है, जैसे ही उस पर लाइट फॉल कर रहा है वो सब कलर ऑफ लाइट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगा, सिवाय एक के। एक को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, और जिसको वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा वो सामान हमेशा हमें उसी कलर का दिखाई देगा। अब क्या हो अगर वो सबको रिफ्लेक्ट बैक कर दे, तो अगर वो सबको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा तो याद रखिएगा उसे वाइट कलर बोला जाएगा। और क्या हो जो अपने अंदर से किसी को भी जाने नहीं देगा, तो याद रखिएगा उसे ब्लैक बोला जाएगा। वो भी कलर उस कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, सबको ऑब्जर्व कर लिया, एक को जाने दिया, जिस कलर को वो जाने देगा उसी कलर का वो दिखाई देगा। जो सबको जाने दे वो वाइट दिखाई देगा, जो सबको रोक ले, किसी को जाने ना दे, वो कौन सा कलर का दिखाई देगा, ब्लैक। एग्जाम में कैसे सवाल पूछा तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये है आप लोग का लीफ। आपसे बोला एग्जाम में व्हाइट लाइट आने पे कौन सा कलर दिखेगा, और रेड लाइट आने पे कौन सा कलर दिखेगा। तो देखिए, जैसे ही आप व्हाइट लाइट इसमें डालिएगा, ये सब कलर को अपने अंदर क्या कर लेगा, आपका अब्जॉर्ब कर लेगा, सिवाय ग्रीन का। ये किसको जाने देगा, आपको ग्रीन को जाने देगा। इसी के लिए ये हमको व्हाइट लाइट में कौन सा कलर का दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर हम रेड लाइट में बात करें तब उसमें कौन सा कलर का ये दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए उसका दिमाग में क्या है, मेरे पास अगर ग्रीन आएगा तो हम ग्रीन को जाने दे देंगे, हम ग्रीन दिख जाएंगे, लेकिन आप उसको तो रेड दे रहे, रेड को तो वो जाने नहीं दे सकता आपका। तो इसी के लिए वो कलर को अगर जाने नहीं देगा तो वो कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लैक। रेड का क्या बात है, आप ब्लू डालिएगा तो भी वो ब्लैक दिखाई देगा, ऑरेंज डालिएगा तो भी वो ब्लैक दिखाई देगा। तो वो लाइट आपका तभी रिफ्लेक्ट बैक कर पाएगा जब उसको आप क्या कीजिएगा, उस कलर का लाइट प्रोवाइड कीजिएगा। व्हाइट में क्योंकि सब कलर का लाइट होता है, इसी के लिए वो कौन सा कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। ऐसा कभी कभी एक फ्लावर को भी लेकर के पूछ सकता है आपका, बोल रहा है मेरे पास एक फ्लावर है, व्हाइट लाइट में वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन लाइट में वो कौन सा कलर का दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, अगर वो व्हाइट में रेड दिख रहा है, दैट मींस व्हाइट में से वो सब कलर को ऑब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ रेड को जाने दिया, और जिस कलर को वो जाने देगा
उसी कलर का वो हमको दिखेगा। लेकिन मान लीजिए जैसे आपने उसको ग्रीन लाइट दिया, ग्रीन में तो रेड नहीं होता आपका, अगर ग्रीन में रेड नहीं होता तो हमको क्या समझ में आ जाएगा आपका कि वो उस कलर को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो हमको कौन सा कलर का दिखाई देगा आपका, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। इसीलिए याद रखिएगा व्हाइट को पॉलीक्रोमैटिक लाइट बोला जाता है। पॉलीक्रोमैटिक मतलब जिसमें उससे ज़्यादा कलर मौजूद है, मतलब एक जैसे रेड मतलब रेड मोनोक्रोमैटिक है, ब्लू मतलब ब्लू, लेकिन अगर हम व्हाइट के बारे में बात करें तो उसमें सब कलर्स मौजूद होते हैं। इसी के लिए व्हाइट को क्या बोला जाएगा आप लोगों का, पॉलीक्रोमैटिक लाइट बोला जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया समझ में? डिस्पर्जन हमने बताया, यहाँ पर कलर का कॉन्सेप्ट बताया। चलिए इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो हमें समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला हमने आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाएगा। कौन सा है, तो इस तरह से है। देखिए आपके बुक में भी वाला सीरीज दिया हुआ रहेगा, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, रेडियो वेव। इसको याद करने का एक छोटा सा निमोनिक्स हम आपको बता सकते हैं। देखिए गाड़ी एक्स यूवी, क्या बोला हमने, गाड़ी एक्स यूवी इतनी महंगी रे, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, बस हमको याद हो गया वाला, हाँ ये वाला सीरीज है। अब एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको याद रखिएगा, ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो वेवलेंथ मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और नीचे से ऊपर अगर हम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इसका होगा, ऊपर से नीचे आने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, उसका होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, आपका वेवलेंथ रहेगा, और गामा का क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। फिर वहीं पर आपको हमने याद करा के भेजा, नीचे वाले का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो बताइए आपका वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, तो गामा का हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको ये ना दिखे तो माइक्रोवेव देख लीजिएगा, वो ना दिखे तो इंफ्रारेड, कभी कभी कंपेयर करने आपको दे देगा, बोलेगा बताइए इंफ्रारेड से ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, तो इंफ्रारेड के नीचे कौन है, माइक्रोवेव का, तो इससे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा, इसका। बोलेगा इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है तो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका रहेगा, इसका। तो इस तरह से आपको कभी कभी सवाल दे देगा, कभी कभी और ऐसा सवाल देगा, बोलेगा एक्सरे का इस्तेमाल कहाँ पर होता है बता दो, तो एक्सरे का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, कोई हड्डी हो गया उसे फ्रैक्चर करने में नहीं, मतलब फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने पे इस्तेमाल हो गया, तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो हमको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ये सब होता है, इस तरह से वो वेरिएशन करता है। एक्सरे का कभी कभी यूजेस पूछ लेता तो वो हमने बता दिया। अगला टॉपिक है मेरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको बोला जाएगा आप लोगों का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा लाइट का टूट जाना, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आपका स्कैटरिंग। डिस्पर्शन का मतलब लाइट, सॉरी डिस्पर्शन का मतलब होता है टूट जाना, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। तो मान लीजिए अगर लाइट यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, रास्ते में मेरा क्या मौजूद है, आप लोग का एयर मॉलिक्यूल, ये लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और अब्जॉर्ब करके डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा, मेरा इमिट करेगा। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, आपका स्कैटरिंग बोलेंगे। आप मान लीजिए सूरज से जो रोशनी आ रहा है, जो यूवी रे एंटर कर रहा है, वो तो व्हाइट लाइट का होता है, उसमें सब कलर मौजूद है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें से क्या होता है, इन लोगों का क्योंकि स्पीड ज़्यादा होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, स्पीड ज़्यादा होता है, तो उसको एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूल पकड़ करके नहीं फैला सकता आपका। किसको वो कर पाएगा ये वाला काम, तो वायलेट को, इंडिगो को, ब्लू को। इसी के लिए याद रखिएगा आसमान हमको ब्लू कलर का दिखाई देगा। ये वाला भी एक बार सवाल आपसे पूछा गया था कि वाई स्काई अपीयर ब्लू, तो हमको क्या समझ में आएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही लाइट उसमें एंटर करेगा, जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स है वो ब्लू कलर के लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और उसी को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देगा, आपका इमिट कर देगा। इसी के लिए आसमान हमको कौन सा कलर का दिखाई देगा, आपका ब्लू कलर का दिखाई देगा। कभी कभी एक सवाल पूछता है रेड कलर को डेंजर का सिग्नल क्यों माना जाता है, तो याद रखिएगा जो रेड कलर का लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका वजह से वो बहुत दूर तक ट्रैवल करके जा सकता है। और अगर वो बहुत दूर तक ट्रैवल करके जा सकता है तो हमको क्या समझ में आएगा, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर वो बहुत दूर तक ट्रैवल करके जाएगा तो आसानी से वो स्कैटर नहीं करेगा, तो हम बहुत दूर के लिए भी कोई सिग्नल तैयार करके भेज सकते हैं कि हाँ यहाँ पे खतरा है, फिर कुछ ऐसा वैसा। तो हमको क्या समझ में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब जैसे ही लाइट एंटर करेगा हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते वो वो क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट आउट हो जाएगा एटमॉस्फेयर के या फिर डस्ट पार्टिकल के द्वारा। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग बोलेंगे। कितना बार आपसे पूछा कि मून में हम लोग का जो आसमान है वो ब्लैक दिखता है, यहाँ पर क्यों, क्योंकि मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पर कोई लाइट को फैलाने वाला नहीं है, तो इसी के लिए वो कैसे दिखेगा, मेरे लिए ब्लैक दिखता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिखता है, वो रोशनी दिखता है। जैसे कि कितना बार ये भी आपने देखा होगा, सूरज से जो रोशनी ट्रैवल करके आ रहा है, अर्थ को तो वो रोशन कर दे रहा है, लेकिन जहाँ से वो ट्रैवल करके आ रहा है उसको तो वो रोशन नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर है ही नहीं जो लाइट को पकड़ के क्या कर सके, स्कैटर कर सके। लेकिन जैसे ही वो अर्थ में एंटर करेगा, अर्थ में एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का लाइट को वो क्या कर देगा, आपका स्कैटर कर देगा। ये था हमारा लाइट का। एक बार हम सिर्फ चेक कर लेते सब हमने टॉपिक को कवर किया है या नहीं कवर किया है।
देखिए जैसे कि हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स बता दिया आप लोग को, यहाँ से हमने सब कुछ आप लोगों को लगभग, अच्छा एक और बढ़ गया है वो ये लाइट के बारे में, लैटरल शिफ्ट वो वाला सिर्फ आप लोगों को बता दे रहे हैं। वहाँ पर से भी एक सवाल पूछता है, अच्छा लीनियर मैग्नीफिकेशन बच गया, रुक जाइए, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है लग रहा है छूट गया, हम उसे वहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं। देखिएगा लैटरल शिफ्ट किसको बोला जाता है, देखिए कभी भी ग्लास स्लैब में से आप लाइट जब ट्रैवल कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, लाइट यहाँ से आ रहा है आपका, तो वो क्या होगा, आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगा, आपका बेंड कर जाएगा। जाना उसको कहाँ से चाहिए था, इस जगह से, लेकिन वो वहाँ से ना करके बेंड कर जा रहा है। सिमिलरली जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा, अगेन वो क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो जिस जगह से उसे निकलना चाहिए था, वो उस जगह से ना निकल करके थोड़ा सा दूरी से निकलता है। इसी को क्या बोला जाएगा, लैटरल शिफ्ट, या फिर इसी को क्या बोला जाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। यहाँ से सवाल क्या पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर लाइट आपका एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो कहाँ पर बेंड करेगा। तो याद रखिएगा, जब लाइट एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो वो बिना किसी परेशानी का नीचे निकल जाएगा। आया मेरा बात समझ में, हमने क्या बोला, जब लैटरल शिफ्ट में अगर जब किसी भी ग्लास स्लैब में हम कुछ कर्व्ड एंगल मारेंगे तब वो क्या होगा, लाइट अपना बेंड करेगा, लेकिन अगर हम एकदम सीधा पास करेंगे तो बिना किसी परेशानी का, नो डेविएशन के साथ वो क्या कर जाएगा, आपका पास आउट कर जाएगा। एक और सवाल ऐसा वाला टाइप में आपसे पूछता है, ध्यान से आप समझिएगा, कि मान लीजिए अगर ये मेरा कनकेव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट अगर इसके पैरेलल आएगा तब वो कहाँ से पास करेगा, आपका फोकस से पास करेगा। लेकिन क्या हो अगर लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दे करके डालें, अगर याद रखिएगा लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो जैसे वो आ रहा है वैसे ही वो क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने पे। कभी कभी ये सवाल भी पूछता है आपसे कि कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लाइट को पास करेंगे तब वो कहाँ जाएगा, तो याद रखिएगा 180 डिग्री पे वो क्या हो जाएगा, आपका वापस चला जाएगा, और यहाँ 0 डिग्री से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका पास निकल जाएगा। कभी कभी पूछता है आपका रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, लाइट जो आपका बेंड कर रहा है, एंगल आई दिया हुआ है, मान लीजिए आप लोगों का बोला 45 डिग्री, और एंगल आर मान लीजिए आपको बोला 30 डिग्री, बताओ तो डेविएशन कितना होता है। डेविएशन का मतलब क्या होगा, जितना एंगल्स वो मुड़ जा रहा है, तो 45 से हम 30 को माइनस करेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, मेरा 15 निकल करके आ जाएगा। इसी को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। एक और कॉन्सेप्ट है आपको लीनियर मैग्निफिकेशन, वो भी समझने की जरूरत है क्योंकि उस पर भी आपका न्यूमेरिकल देता है। लीनियर मैग्निफिकेशन, ध्यान से समझिएगा, किसको हम बोलेंगे, आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बड़ा करके देखना। तो याद रखिएगा ऊपर में होगा आपका इमेज और नीचे में क्या रहेगा, आप लोगों का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ का सवाल को थोड़ा अलग अलग तरह से वो पूछते हैं। एम क्या है मेरा, मैग्निफिकेशन। इमेज, कभी कभी वो क्या बोलता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो बता देगा आपको हाइट ऑफ द इमेज इतना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना है, बताओ मैग्निफिकेशन कितना करेगा। तो इमेज को ऊपर रखिएगा, ऑब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, नीचे रखिएगा। कभी कभी वो क्या बोलेगा आपसे कि लेंथ ऑफ द इमेज इतना है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना है, तो लेंथ ऑफ द इमेज ऊपर रखाएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगा, नीचे। जो भी देगा इमेज को ऊपर रखिएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा, नीचे रखिएगा। तब आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। और इसके अलावा तो मेरे हिसाब से पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया आप लोग को। फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को लगता है कि हाँ ये वाला टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। जो जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था कि हाँ यहाँ से पॉइंट में सवाल आपसे पूछता है, वो सब हमने क्लियर करवा दिया आप लोग को। तो अच्छे से आप लोग बैठ करके बार बार वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तकरीबन 12 मार्क्स का यहाँ से आपका सवाल आएगा। तो सच बात है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो एकदम अच्छे से ये वाला वीडियो को बैठ करके आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ डाउट आएगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें इस बारे में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, या फिर कुछ और नया टॉपिक अगर आपको समझना है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक या फिर ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आया। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बोर्ड एग्जाम से पहले वो चीज़ को आप लोग को हम क्लियर कर दें। मेरा गोल यही है, आप लोग का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आना और कुछ नहीं। तो बेसिकली याद रखिएगा, यहाँ तक अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ आप लोग को बता रहे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। तकरीबन 70% ऑडियंस जो यहाँ पे देख रहे हैं आपका, वो सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा सा आपको हम रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, ताकि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक रीच कर सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग इसी कुछ टॉपिक को लेकर के कंटिन्यू करेंगे।